नमस्कार दोस्तों, आपका आर.एस. नर्सिंग केयर अकाउंट में फिर से स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एमसीक्यू पार्ट 7 लेके आया हूं। हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी। पार्ट 7 की वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सारी लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर पूरी वीडियो देख सकते हो। आज की शुरुआत करते हैं वीडियो की एक नए थॉट के साथ। हो सकता है आप में टैलेंट दूसरों से कम हो, पर हार ना मानने की स्किल आपको उनसे अलग बनाती है। कि अगर कोई पर्सन अपने आप में सोचता है कि मुझे टैलेंट कम है, क्लियर, तो उसकी जो हार न मानने की स्किल है, लेकिन उसने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी कि मुझे कंटिन्यू मेहनत करना है और एक दिन गवर्नमेंट जॉब को पाना है, तो वही उसको सबसे अलग बनाएगी और एक दिन उसको अपने गोल पर पहुंचाएगी। क्लियर? तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज मोर क्रिटिकल इन चिल्ड्रन देन इन अडल्ट बिकॉज कि द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड का मेंटेनेंस एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का मेंटेनेंस मोर क्रिटिकल इन चिल्ड्रन में मोर क्रिटिकल होता है मेंटेनेंस करना बजाय अडल्ट के। क्यों? क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि जो चिल्ड्रन होता है और अडल्ट होता है, उसमें चिल्ड्रन के अंदर जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है चिल्ड्रन के अंदर। क्यों? ए ऑप्शन है सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज लेस स्टेबल देन इन अडल्ट। सेलुलर मेटाबॉलिज्म लेस होता है, स्टेबल होता है देन अडल्ट से ज़्यादा। बी ऑप्शन, द प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी इज लेस देन अडल्ट। जो वाटर का प्रोपोर्शन चिल्ड्रन के अंदर वो अडल्ट से कम होता है। सी ऑप्शन है रिनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चिल्ड्रन बिलो 4 ईयर। जो चिल्ड्रन है उसके रिनल फंक्शन क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं। डी ऑप्शन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर यूनिट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन अडल्ट। जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। किसके बजाय? अडल्ट के बजाय। 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन दे के फाइंड आउट करना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से फाइंड आउट कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर करेक्ट आंसर की बात करता हूँ तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। रिनल फंक्शन इज इमेच्योर इन चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन होता है उसके अंदर जो रिनल फंक्शन है वो क्या हो रहा है? कैसे रहते हैं? इमेच्योर रहते हैं। इसके कारण फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब होता रहता है, वो मेंटेनेंस नहीं होता है। उसको मेंटेनेंस करना चिल्ड्रन के अंदर बहुत क्रिटिकल काम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेसिव वोमिटिंग एंड हेमरेज लीड्स टू। एक ज़्यादा वोमिटिंग एंड हेमरेज, बहुत ज़्यादा सीवियर हेमरेज क्या होता है? सीवियर ब्लड लॉस हुआ है। सीवियर ब्लड लॉस और एक्सेसिव वोमिटिंग क्या करवा सकता है? ए ऑप्शन है हाइपोवोलेमिया, बी ऑप्शन है हाइपरवोलेमिया, सी ऑप्शन है फ्लूइड ओवरलोड, डी ऑप्शन है एडिमा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देखिए फाइंड आउट करना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, एक्सेसिव वोमिटिंग एंड हेमरेज क्या करवा सकता है? करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइपोवोलेमिया। ए इज द राइट आंसर। देखिए, हम हाइपोवोलेमिया के बारे में बात करते हैं। हाइपोवोलेमिया को हम फ्लूइड डेफिसिट बोल सकते हैं और नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस बोल सकते हैं। नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस बोल सकते हैं और डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? अब इसका मतलब क्या हुआ? मीन दैट, इसका सिंपल सी बात है, मीन दैट abnormal decrease in the volume of circulating blood and ECF क्या होता है?
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्लियर कि हाइपोवोलेमिया क्या होता है, देखिए उसको हम फ्लूइड डेफिसिट बोल सकते हैं, नेगेटिव फ्लूइड बैलेंस बोल सकते हैं, डिहाइड्रेशन बोल सकते हैं। क्लियर, इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, मीन दैट अबनॉर्मल डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेशन एंड ईएसएफ, कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके अंदर क्या होती है, वॉल्यूम कम हो जाना, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर वॉल्यूम कम हो जाना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिया। क्लियर, और हाइपोवोलेमिया होगा पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट के अंदर क्या होने लग सकता है, डिहाइड्रेशन। एग्जाम में सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, डिहाइड्रेशन के क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं हमको, ये इंपॉर्टेंट बात है कि डिहाइड्रेशन के कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं। तो पर्सन होता है उसको थ्रस्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। क्लियर, देन एक ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या होता है, सडनली फ्लूइड, जो फ्लूइड लॉस की वजह से सडनली ब्लड प्रेशर में कमी आ जाना। देन टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। देन ओलिगोयूरिया देखने को मिल सकता है। देन संकन आइज देखने को मिल सकती है, ये भी सारे पूछे हुए सवाल है। संकन आइज कहाँ देखने को मिलती है, वो डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है। और डिक्रीज स्किन ट्रिगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन ट्रिगर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, और रैपिड की बात कर सकते हैं, या रैपिड एंड 3D पल्स देखने को मिलती है। ये सारे सिम्टम किसके अंदर देखने को मिलते हैं, डिहाइड्रेशन के। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड हेमरेज क्या करवा सकता है, हाइपोवोलेमिया करवा सकता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन ट्रिगर टेस्ट इज यूज टू असेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बताया मैंने, अगर आप पूरी वीडियो को कंप्लीट देखते हुए आ रहे हैं तो इसका आंसर आसानी से बता सकते हो कि स्किन ट्रिगर टेस्ट कहाँ यूज किया जाता है, किसको असेस करने के लिए यूज किया जाता है। ए ऑप्शन है हाइड्रेशन स्टेटस, बी ऑप्शन लेवल ऑफ पेन, सी ऑप्शन है कॉन्शियसनेस के लिए, डी ऑप्शन इन्फेक्शन के लिए। पूरी वीडियो देखते हुए आ रहे तो 100% इसका आंसर बता सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रेशन स्टेटस, ए इज द राइट आंसर। जस्ट मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया कि डिहाइड्रेशन में कौन सा साइन देखने को मिलता है, डिक्रीज स्किन ट्रिगर साइन देखने को मिलता है। तो स्किन ट्रिगर टेस्ट किस में करते हैं, वो हाइड्रेशन स्टेटस को देखने के लिए करते हैं कि पेशेंट के अंदर डिहाइड्रेशन तो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, इसका आपको इमेज दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, हम स्किन विद डिक्रीज ट्रिगर रिमेन एलिवेटेड आफ्टर बीइंग पुल्ड अप एंड रिलीज। देखिए, हम सपोज दैट हमने इस तरह की स्किन को पकड़ा। क्लियर, स्किन को पकड़ा, स्किन को पकड़ने के बाद इस यहाँ पर देखिए आपको शो हो रहा होगा, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं जाता है और इस तरीके से हो जाता है, मतलब पेशेंट को क्या है, डिहाइड्रेशन है। ये होता है स्किन ट्रिगर साइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इमेज बेसिस सवाल पूछ सकता है। कि नॉर्थ सेट का सवाल हो, नॉर्थ सेट एग्जाम होगा उसमें इमेज बेस सवाल पूछता है, इसलिए मैं इमेज बेस भी साथ में डाल रहा हूँ। क्लियर, ये साइन होता है स्किन ट्रिगर साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर, तो स्किन ट्रिगर का कहाँ यूज किया हमने, हाइड्रेशन स्टेटस को देखने के लिए स्किन ट्रिगर का यूज किया। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूले। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद एक्यूट किडनी इंजुरी। एक नर्स केयर कर रही है पेशेंट की, उसको क्या है, एक्यूट किडनी इंजुरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स टेक टू ऑब्टेन द मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट ऑफ फ्लूइड बैलेंस फॉर द पेशेंट। एक नर्स क्या कर रही है, पेशेंट की केयर करती है, उस पेशेंट को क्या है, एक्यूट किडनी इंजुरी। क्लियर, तो कौन सा एक्शन नर्स को लेना पड़ेगा कि मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट क्या है, फ्लूइड बैलेंस को देखने के लिए मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट क्या है। सॉरी, ए ऑप्शन है डॉक्यूमेंट वॉइडिंग पैटर्न, कि वॉइडिंग पैटर्न को डॉक्यूमेंट करेंगे कि पर्सन कितनी बार कर रहा है, कितनी बार यूरिन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। क्लियर, बी ऑप्शन है ऑब्टेन डेली वेट,
कि डेली वेट को चेक करना है। सी ऑप्शन रिव्यू लेबोरेटरी स्टडी, जो लेबोरेटरी स्टडी है उसको रिव्यू करना है, दोबारा से देखना है। डी ऑप्शन है ऑब्जर्व स्किन ट्रिगर, कि स्किन ट्रिगर को ऑब्जर्व करना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। आपने देखा होगा जब हॉस्पिटल में काम करते हैं, हम हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, तो अगर पेशेंट AKD है, AKI है, एक्यूट किडनी इंजरी है या क्रोनिक किडनी इंजरी है, तो उस पेशेंट में हम स्ट्रिक्टली क्या करते हैं, इनटेक और आउटपुट चार्ट को मेंटेन करते हैं। क्लियर, इनटेक आउटपुट चार्ट को मेंटेन करते हैं, एक तो ये सवाल बनता है। देन बात करते हैं हम उस पेशेंट का, हम क्या करते हैं, डेली वेट चेक करते हैं, क्योंकि पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है, तो वेट लॉस हो सकता है। तो हमको डेली वेट को क्या करना है, लेना है। तो वी इज़ द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, वी इज़ द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके के सवाल बनते हैं। आगे चलते हैं, बेहतरीन क्लास, आगे चलते हैं। When pressure is applied to a shallow area, कि हमने जो shallow एरिया है उसमें प्रेशर अप्लाई किया, द आइडेंटिफिकेशन परसिस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड, तो हमको वहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ, हमको वहाँ पर जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो वहाँ पर कुछ आइडेंटिफिकेशन हुआ, फिर हमने उसको हम जो हमने प्रेशर दबाया उसको रिलीज किया, तो उस जो वहाँ पर जो एडिमा बना, उस एडिमा को क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है रिफ्रैक्टरी एडिमा, बी ऑप्शन है बीपिंग एडिमा, सी ऑप्शन है डिपेंडेंट एडिमा, डी ऑप्शन है पिटिंग एडिमा। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देखिए फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से फाइंड आउट कीजिए कि 4 ऑप्शन के अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और हम उसका क्या आंसर दे रहे हैं। क्लियर, तो हम इसके आंसर की बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा तो वो होगा पिटिंग एडिमा। तो हमको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर पिटिंग एडिमा देखने को मिलता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। मैंने आपको पिछली जब मैंने आपको AKI पढ़ाया है और CKD पढ़ाया है, आप पिछली वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हैं। मैंने नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ाया हुआ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ाया हुआ है, वहाँ जाकर मैंने एडिमा को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, थ्योरी क्लास कंप्लीट पढ़ाई हुई है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, पिटिंग एडिमा इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। You are assigned to a patient with excess fluid volume who complained of shortness of breath. What should be the nurse intervention taken by you to relieve patient respiratory distress? आपने एक पेशेंट को असाइन किया, उस पेशेंट की तरफ क्या था, एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम था, मतलब फ्लूइड की जो फ्लूइड गया पेशेंट को क्या हो गया, पेशेंट को क्या होगा, हाइपरवोलेमिया। क्या होगा, हाइपरवोलेमिया। क्लियर, मतलब पेशेंट का फ्लूइड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो पेशेंट कंप्लेंट किसी कर रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कि पेशेंट को क्या हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो व्हाट वुड द नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, टेकन बाय, जो आप नर्सिंग इंटरवेंशन क्या करोगे कि पेशेंट को क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो आप क्या इंटरवेंशन लोगे। ए ऑप्शन है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, कि एलिवेट करेंगे हेड को बेड पर। बी ऑप्शन है इनकरेज पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, कि पेशेंट से बोलेंगे कि आपको गहरी सांस लेनी है, फिर उसको होल्ड करना है। क्लियर, देन सी ऑप्शन है इंक्रीज फ्लूइड टू प्रोमोट यूरिन आउटपुट, कि फ्लूइड को इंक्रीज कर देंगे और यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। डी ऑप्शन परफॉर्म परकशन एंड पोस्टुलर ड्रेनेज, कि उसको परकशन करेंगे और पोस्टुलर ड्रेनेज करेंगे। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देखिए फाइंड आउट करना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए अभी सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को एलिमिनेशन के मेथड, कि पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपरवोलेमिया हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले हम पोस्टुलर ड्रेनेज करके, हम नर्स का काम नहीं होता है पोस्टुलर ड्रेनेज करना, पहले रॉन्ग बात होगी। और सेकेंड बात है इसको पोस्टुलर ड्रेनेज करते नहीं है। देन इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम टू प्रोमोट यूरिन आउटपुट, ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। क्यों रॉन्ग आंसर हुआ, कि पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरवोलेमिया है और उसको फ्लूइड देंगे तो और सांस में ज़्यादा दिक्कत होगी। देन ये तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है इनकरेज पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, जब हम किसी ट्यूब को बाहर निकालते हैं, किसी जैसे हमने राइस ट्यूब वगैरह कुछ भी बाहर निकाली,
तो पेशेंट को बोलना है कि आपको गहरी सांस लेनी है और होल्ड करना है कितने टाइम के लिए, 6 सेकंड के लिए। ये भी पूछा हुआ सवाल है। क्लियर। तो पेशेंट को क्या करना है, टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर है एलिवेट ऑफ द हेड इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है, उस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, फाउलर पोजीशन। ऐसे क्वेश्चन को घुमा के दिया जाता है कि पेशेंट के हेड जो एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, कि पेशेंट का जो हेड है उसको बेड पर एलिवेटेड कर देंगे। तो ए इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज बीन टेकिंग डायरेटिक। एक पर्सन है, एक क्लाइंट है, उसको हम केयर कर रहे हैं, उसको पेशेंट क्या ले रहा है, डायरेटिक ले रहा है ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, बहुत टाइम से ले रहा है। ए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, उसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हुआ, सस्पेक्टेड हुआ कि फ्लूइड वॉल्यूम हो सकता है। तो विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड बी नोटेड क्लाइंट विद कंडीशन, कि तो उस क्लाइंट के अंदर हम कौन सी कंडीशन को नोटिस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर, कि उस क्लाइंट के अंदर हम कौन सी कंडीशन को नोटिस करेंगे। ए ऑप्शन है रेल्स, बी ऑप्शन है बीपी, सी ऑप्शन है हेमेटोक्रेट, डी ऑप्शन है सीबीपी। सीबीपी क्या होता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर, सेंट्रल वीनस प्रेशर। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि नर्स केयर कर रही है, पेशेंट डायरेटिक ले रहा है, लॉन्ग टर्म बहुत टाइम से ले रहा है, फ्लूइड डेफिसिट सस्पेक्टेड हुआ, तो क्या फाइंड आउट करेंगे। ए ऑप्शन रेल, बीपी, हेमेटोक्रेट और सीबीपी। तो मैं इसके मैं करेक्ट आंसर की बात करता हूँ तो क्या है, डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। अब हम थोड़ा सीबीपी के बारे में बात कर रहे थे। सीबीपी क्या होता है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं सीबीपी, सेंट्रल वीनस प्रेशर को नॉर्मल कितना होता है, ये एग्जाम में सवाल पूछता है। तो नॉर्मल होता है 0 to 8 सेंटीमीटर H2। सेंटीमीटर H2 के अंदर कितना होगा, 0 से 8 सेंटीमीटर H2। अगर हम mm ऑफ Hg की बात करते हैं 1 to 6 mm ऑफ Hg होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। एक पूछता है एग्जाम में सीबीपी को मॉनिटर किससे करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। उसको करते हैं हम मैनोमीटर। किससे करते हैं, मैनोमीटर से मेजर करते हैं। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उस इमेज के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हो। क्लियर। ये देखिए यहाँ पर राइट एट्रियम पे हम उसको मैनोमीटर को प्लेवेटर एक्सेस करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्लियर। ये राइट एट्रियम है हमारा। दे 3 वे टैप होता है यहाँ पर 1 2 3। क्लियर। ये आपको फाइंड आउट हो रहा है ये क्या है, मैनोमीटर है। ये आईवी फ्लूइड चल रहा है पेशेंट को। इस तरीके का मैनोमीटर एग्जाम पूछ सकता है। तो ये क्या है, एक मैनोमीटर होता है। इस तरीके से हम पेशेंट का हम क्या करते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर को मेजर करते हैं, राइट एट्रियम पर मेजर कर सकते हैं या 0 डे लेवल पर क्लियर मेजर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम इसका सवाल पूछ सकता है कि क्या है आपके सामने। तो ये क्या है, मैनोमीटर। हम इसके अंदर क्या करते हैं, सीबीपी मेजर करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सीबीपी क्या हुआ, सेंट्रल वीनस प्रेशर नॉर्मल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0 to 8 सेंटीमीटर H2, 1 to 6 mm ऑफ Hg होता है। सीबीपी को मॉनिटर किससे करते हैं, मैनोमीटर के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो गया, डी इज द राइट आंसर। क्लियर। आगे चलते हैं। इन एबीजी एनालिसिस विच पैरामीटर असेस, कि हम पर्सन का क्या कर रहे हैं, एबीजी एनालिसिस कर रहे हैं। एबीजी क्या होता है, आर्टेरियल ब्लड गैस, आर्टेरियल ब्लड गैस। क्लियर। तो कौन कौन से पैरामीटर को हम चेक करेंगे। ए ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट और पीएच, बी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, CO2 ऑक्सीजन एंड पीएच, सी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड पीएच, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एंड पीएच। आप इस क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद मैं आपको उसको बताऊंगा किस कंडीशन में कैसे सवाल बनते हैं, उसके बाद उसके सवाल सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। क्लियर। अब क्वेश्चन पूछा है तो कौन कौन से पैरामीटर यूज करेंगे, पहला सवाल यहाँ से बनता है। तो अगर बात करते हैं पैरामीटर, हम सोडियम बाइकार्बोनेट करते हैं, इसको हम SCO3 के नाम से जानते हैं, CO2 ऑक्सीजन और पीएच। तो वी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब देखिए हम इमेज बेस के माध्यम से समझते हैं और आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा।
देखिए पैरामीटर होगा पीएच होगा, PaCO2 हो गया, PO2 हो गया, SCO3 हो गया, O2 हो गया और बेसिस एक्सेस हो गया। ये 4 चीज़ हम अप्लाई करते हैं। अभी इसको छोड़िए, हम इसको अभी बाद में समझते हैं। देखिए पीएच होता है नॉर्मल 7.35 से 7.45, PaCO2 होता है 35 से 45, O2 होता है 80 to 100 mm ऑफ Hg, SC होता है 21 से 27 और O2 होता है 95 से 100। क्लियर। और बेस एक्सेस प्लस और -2 मिलीकुलेंट पर लीटर हो सकता है। अब देखिए अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो उसके अंदर पीएच तो घटती है। पीएच मतलब क्या होती है, एसिडोसिस मतलब क्या होता है कि पीएच अगर 7.35 से क्या है कम है, लेस देन 7.35 है, उसको हम बोलेंगे एसिडोसिस। क्लियर। देन पीएच मोर देन 7.45 है तो उसको हम बोलेंगे एल्कलोसिस। क्लियर। हमेशा याद रखना पीएच होता है, उसके साथ अगर पीएच इंक्रीज है तो SCO3 भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और SCO3 इंक्रीज होगा तो PCO2 क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर पीएच डिक्रीज है SCO3 भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और PCO2 क्या होगा, बढ़ेगा। ये चीज़ याद रखना। अब देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, पीएच डिक्रीज है, मैंने बताया था, PCO2 डिक्रीज होगा तो SCO3 भी डिक्रीज होगा। सॉरी SCO3 इंक्रीज है, PCO2 इंक्रीज है और पीएच कम है, तो ये होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के अंदर पीएच इंक्रीज है, PCO2 डिक्रीज है, SCO3 डिक्रीज है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर पीएच डिक्रीज है, PCO2 डिक्रीज है, SCO3 डिक्रीज है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर पीएच इंक्रीज है, PCO2 इंक्रीज है, SCO3 भी इंक्रीज होता है। इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। और इसकी मैं एक दिन कंप्लीट क्लास लूँगा, क्योंकि ये कम से कम 2 to 4 आवर्स का लेक्चर है। 2 to 4 आवर्स मीन्स 6 आवर्स का लेक्चर है, तो पूरी कंटिन्यू क्लास 2 या 3 आवर्स के अंदर पूरी क्लास कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊँगा। बस आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है और आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ आपको इस पर मिली जाएगी। क्लियर। तो अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, किसी नॉर्मल वैल्यू होती है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर। आगे चलते हैं, बेहतरीन क्लास, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इंडिकेट मेटाबॉलिक एलिक्लोसिस, कि कौन सी वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट को क्या है, मेटाबॉलिक एलिक्लोसिस है। अब देखिए मैंने बताया मेटाबॉलिक एलिक्लोसिस है मतलब क्या होगा, एलिक्लोसिस तो पीएच कैसी होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर। मेटाबॉलिक है तो SCO3 भी क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। अब क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ देखनी है हमको, पीएच इंक्रीज है, SCO3 इंक्रीज है। अब देखो पीएच 7.34 है तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि पीएच डिक्रीज हो रही है। क्लियर। अब ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो, सही हो गया। अब देन पीएच मैंने बताया पीएच भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखो पीएच इंक्रीज कौन सी कंडीशन के अंदर हो रही है, देखिए पीएच इंक्रीज हो रही है तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बाकी सब में इंक्रीज हो रही है। देन बात की SCO3 भी इंक्रीज होगा। देखिए नॉर्मल SCO3 मैंने कितना बताया, देखिए 21 से 27 बताया था। अब इसके अंदर हो रहा है 26, जो नॉर्मल वैल्यू है, ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। SCO3 इसके अंदर भी नॉर्मल वैल्यू, ये भी रॉन्ग हो गया। क्लियर। SCO3 इसके अंदर इंक्रीज है तो ये इज़ द राइट आंसर, और पीएच भी क्या है इसके अंदर, इंक्रीज है, तो डी इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन के मेथड से बना सकते हैं कि पीएच का मैं तो एसिडोसिस, तो क्वेश्चन के अंदर एलिक्लोसिस पूछा है तो ये तो रॉन्ग हो गया। मैंने बताया SCO3 के साथ पीएच के साथ SCO3 भी का लेवल इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर नॉर्मल लेवल के अंदर, तो ये भी रॉन्ग हो गए दोनों। तो करेक्ट आंसर बचा वो इज़ द राइट आंसर, इज़ द एग्जैक्ट आंसर निकलने का तरीका। 100% 1 से 2 सवाल एग्जाम में पूछता है, ये पक्की बात है। क्लियर। आगे चलते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही है दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो को सभी जगह शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट, एक नर्स केयर कर रही है इन्फेंट की, हु हैज अनकंट्रोल्ड वोमिटिंग, पेशेंट क्या है, अनकंट्रोल्ड वोमिटिंग है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इज,
कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन है एसिडोसिस देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, एलिक्लोसिस। देखिए अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हुआ या एनजी ट्यूब सक्शन हुआ, एनजी ट्यूब के अंदर लावेज हुआ या फिर सक्शन हुआ, इन सारी कंडीशन के अंदर पेशेंट को अंदर क्या देखने को मिलता है, एलिक्लोसिस देखने को मिलता है। अगर एलिक्लोसिस होगा पर्सन को तो पेशेंट को हमेशा रखना क्या होगा, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। क्लियर। तो देखिए ये एसिडोसिस नहीं है, एलिक्लोसिस नहीं है, हाइपरनेट्रीमिया से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। क्लियर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। विच परगेटिव कोज हाइपोकैलेमिया, कौन सा परगेटिव है जो हाइपोकैलेमिया करवा सकता है। हाइपोकैलेमिया क्या होता है, देखिए पोटेशियम नॉर्मल होता है 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर लेस देन 3.5 है उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, हाइपोकैलेमिया। अगर मोर देन 5.1 से ज़्यादा है उसको बोलेंगे हाइपरकैलेमिया। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा है हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है, तो कौन सा परगेटिव जो क्या करवा सकता है, हाइपोकैलेमिया करवाता है। ए ऑप्शन है डल्कोलेक्स, बी ऑप्शन लिक्विड पैराफिन, सी ऑप्शन है कस्टर्ड ऑयल, डी ऑप्शन है ऑस्मोटिक परगेटिव। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन देख के फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से फाइंड आउट कीजिए। देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। देखिए जो कस्टर्ड ऑयल होता है, क्लियर, वो एक्ट करता है किसकी तरह, कैथरेटिक की तरह एक्ट करता है। कैथरेटिक क्या होता है, कैथरेटिक क्या करता है, इंक्रीज बॉल मूवमेंट। जो क्या करता है, इंक्रीज बॉल मूवमेंट। जो वोवल मूवमेंट है उसको क्या करने का काम करता है, इंक्रीज यानी बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सोडियम एंड पोटेशियम, फ्रॉम जीआईटी। जो हमारा जीआईटी ट्रैक्ट होता है उसके अंदर क्या होगा, देखिए कस्टर्ड ऑयल होता है वो एक्ट करता है कैथरेटिक की तरह। कैथरेटिक क्या होता है, इंक्रीज बॉल मूवमेंट। जो बॉल मूवमेंट हमारे उसको क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। तो ये क्या करता है, जो कस्टर्ड ऑयल होता है वो क्या करता है, जो हमारे सोडियम और पोटेशियम होता है उसके एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। क्लियर। कहाँ पर, जीआईटी सिस्टम के अंदर। तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो सकता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं। स्पाइरोलेक्टोन क्या प्रोड्यूस करता है, फटाफट से आंसर बताइए। ए ऑप्शन हाइपरनेट्रीमिया, बी ऑप्शन हाइपरकैलेमिया, सी ऑप्शन हाइपोनेट्रीमिया, डी ऑप्शन हाइपोकैलेमिया। अगर फटाफट से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्लियर। हम देन पोटेशियम की बात सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर 135 से लेस देन है उसको बोलेंगे हाइपोनेट्रीमिया। क्लियर। अगर मोर देन 145 है उसको बोलेंगे हाइपरनेट्रीमिया। क्लियर। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा स्पाइरोलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करता है, वो करता है हाइपरकैलेमिया करता है। क्लियर। अब देखिए हम थोड़ा स्पाइरोलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं, स्क्रीन को क्लियर करके। देखिए हम स्पाइरोलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन, क्लियर, ये से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ये क्या है, ए पोटेशियम स्पेरिंग डायरेक्ट होता है, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक होता है।
मतलब पोटेशियम को कलेक्ट करने का काम करता है, जिसे दैट ब्लॉक एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, जो क्या करता है, जो एल्डोस्टेरोन है उस एल्डोस्टेरोन को एक्शन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। कहाँ पर, ऑन द रीनल ट्यूबुल्स। तो रीनल ट्यूबुल्स के अंदर क्या करे, रीनल ट्यूबुल्स, जो रीनल ट्यूबुल्स होते हैं उसके अंदर क्या करेगा, एक्शन को क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा, मतलब ब्लॉक कर देगा। क्लियर। सो फंक्शन, जिसके कारण क्या होगा, सोडियम का क्या होगा, सोडियम क्या होगा, सोडियम का रिटेंशन होगा। सोडियम का रिटेंशन होएगा तो पेशेंट को क्या हो सकता है, हाइपर कैलेमिया हो सकता है। क्लियर। आगे चलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। सोडियम का रिटेंशन करेगा, देन एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम को क्या करेगा, एक्सक्रीशन करता है, एक्सक्रीशन इज ब्लॉक, पोटेशियम के एक्सक्रीशन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। उसके कारण पेशेंट को क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो सकता है। तो बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ईसीजी फाइंडिंग इंडिकेटेड प्रेजेंस ऑफ हाइपोकैलेमिया। कौन सी ईसीजी फाइंडिंग इंडिकेट कर रही है पेशेंट को हाइपोकैलेमिया है। इस क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ईसीजी फाइंडिंग क्या देखने को मिलती है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। मैं सारी आप टेंशन नहीं लिए, बिल्कुल सारी अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ाऊंगा कि कौन सी आपको क्या देखने को मिल रही है। आप पहले इसका आंसर बताइए कि आपका 4 ऑप्शन है, टॉल पीक टी वेव, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, बाइंडिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। फटाफट से आंसर बताइए कि पेशेंट के अंदर क्या ईसीजी के अंदर क्या देखने को मिलेगा। क्लियर। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो बी इज द राइट आंसर, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया के अंदर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखने को मिलेगा। बी इज द राइट आंसर। अब देखिए, अब पूरी आप स्लाइड पढ़ते हैं अपन, देखिए अब इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बिल्कुल सारी चीज़ समझ में आ जाए। बहुत मेहनत के द्वारा बनाई हुई है। क्लियर। आई होप आपको सारी समझ में आएगी। देखिए, अगर ये तो पेशेंट को क्या है, हाइपोकैलेमिया है, तो एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा, फ्लैट इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलेगी और यू वेव देखने को मिलेगी। और हाइपरकैलेमिया है, ये कौन सी वेव होगी, ये वाली यू वेव होती है, तो फ्लैट पी वेव देखने को मिलेगी। क्लियर। प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल देखने को मिलेगा, क्यूआरएस बाइंडिंग देखने को मिलेगा, टॉल पीक टी वेव देखने को मिलेगी। हाइपोकैल्सीमिया है तो प्रोलॉन्ग एसटी सेगमेंट देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल देखने को मिलेगा। हाइपरकैल्सीमिया है तो शॉर्ट एंड एसटी सेगमेंट देखने को मिलता है और बाइंड एंड टी वेव देखने को मिलता है। हाइपोमैग्नीसिया है तो टॉल टी वेव देखने को मिलेगा, एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। हाइपरमैग्नीसिया है तो प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल और क्यूआरएस बाइंडिंग देखने को मिलती है। ये सारे सवाल 100% एग्जाम में से सवाल बनता है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हाइपोकैलेमिया, ये हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसिया और हाइपरमैग्नीसिया। ये आप इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर। तो ये इस तरीके से हम आपको देख के फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लियर। आगे चलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन किसके अंदर, हाइपोकैलेमिया के अंदर देखिए एसटी डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। क्लियर। आगे चलते हैं। टॉल टी वेव एंड बाइनेट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आर सीन इन, कि टॉल टी वेव एंड बाइनेट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसके अंदर देखने को मिलेगा, हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। 4 ऑप्शन है, चारों देखिए आप फाइंड आउट कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन तो पूछा टॉल टी वेव एंड बाइनेट क्यूआरएस देखने को कौन सी कंडीशन अंदर देखने को मिलता है। क्लियर। तो देखिए टॉल टी वेव देखिए कहाँ देखने को मिले, टॉल पी टी वेव और क्यूआरएस बाइंडिंग कहाँ देखने को मिल रहा है, हाइपरकैलेमिया के अंदर। इसलिए मैंने बोला था आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, हाइपरकैलेमिया इज द
राइट आंसर। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। के बैंड इज गिवन फॉर पेशेंट विद, कि के बैंड कौन से पेशेंट को दिया जाता है? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया। आपके पास चार ऑप्शन देखिए, फाइंड आउट कीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा कि के बैंड किसके पेशेंट को दिया जाता है। फटाफट से आंसर बताइए। अगर बात करते हैं के बैंड हम कौन से पेशेंट को देते हैं, तो पेशेंट देते हैं बहुत, अगर किसी पेशेंट को हाइपरकेलेमिया है उस पेशेंट को हम के बैंड दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो के बैंड कौन से पेशेंट को देंगे हम? हाइपरकेलेमिया वाले पेशेंट को के बैंड दिया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो के अंदर कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए, और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। शेयर करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को जरूर दबाएं। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपने पूरी कंसंट्रेशन से पूरी वीडियो देखी होगी। अगर पूरी वीडियो देखिए तो आपको 100% एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।